मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आज के लॉकडाउन के पीरियड में भी आप लोगों से जो मुखातिब कर रहा हूँ, बस ये समझिए कि आप लोगों का प्यार है, इसलिए ही आप लोगों का प्यार खींच लाता है और हम आप लोगों से बातचीत शुरू कर देते हैं। मैं अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों से कुछ बताना चाहूँगा। हमारी जर्नी यानी कि क्रिएटिव आई की जर्नी आज से कई साल पहले शुरू हुई थी और ये जो जर्नी थी इसमें बहुत लोग नहीं थे। सन 1985 और 86 का वक्फा था, जिस वक्त शायद दो या तीन लोग ही मेरे साथ काम करते थे और आहिस्ता आहिस्ता इन 2-3 लोगों के साथ जो एक सफ़र की शुरुआत हुई, उसके अंदर बहुत सारे लोगों का आना जाना मिलना सब शुरू हो गया। हमारा सबसे पहला धारावाहिक यानी कि द फर्स्ट सीरियल विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय आवर कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड, दैट वाज रिलीज्ड इटसेल्फ इन 1986, कॉल्ड कहाँ गए वो लोग। कहाँ गए वो लोग एक पेट्रियाटिक सीरियल था और उन गुमनाम शहीदों के नाम पर था जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कभी लिखा नहीं गया, जिनके पैदा होने पर किसी ने झंडे नहीं लहराए और जिनके मरने पर किसी ने मातम नहीं मनाया। तो दोस्तों, ऐसे गुमनाम शहीदों पे जब हमने सीरियल की शुरुआत करी और जब उसका टेलीकास्ट शुरू हुआ तो मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आवर फर्स्ट सीरियल इटसेल्फ won the President Award and by the then President श्री ज्ञानी जैल सिंह जी। इससे पहले मैं अपना हमारे जो इंडस्ट्री के बहुत बड़े दिग्गज हैं मनोज कुमार साहब, उनके साथ मैं उनकी फिल्मों में एक्टिंग करता था। तो इस सीरियल के अंदर मैं अपने गुरु को, अपने बड़े भाई को, मनोज कुमार साहब को साथ लेकर आया और मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, बड़े भाई, साहेब, मैं प्यार से उन्हें साहेब भी कहता था, आपको मेरे सीरियल कहाँ गए लोग में काम करना है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा भाई धीरज, इसका मतलब है कि अब तुम मुझे डायरेक्ट करोगे? मैं कहा साहब ऐसा है कि डायरेक्ट करने की क्षमता मुझ में है लेकिन मौका का नहीं मिला, लेकिन आपके आशीर्वाद से अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो बहुत अच्छा ही करूँगा। तो वाकई उनके आशीर्वाद से कहाँ गए लोग, जो मेरा पहला सीरियल था, उसने अपना एक माइलस्टोन कायम किया। कहते हैं ना कि जब एक शुरुआत हो जाती है, वेल बिगिन इज़ हाफ डन, तो उसके बाद तो जो हमने सीरीज़ का निर्माण करना शुरू किया तो बहुत सारी उसकी एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। सेकंड सीरियल जिसमें हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी नामचीन हीरोइन को हमने लिया था और उनका नाम है हेमा मालिनी, और सेकंड सीरियल था हमारा अदालत। अदालत में हमने हेमा जी को लिया, हेमा जी ने मेरे कहने से ही अदालत में काम किया। And Adalat itself at 10:30, when it used to come on Doordarshan, it created its own milestone actually. इसने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनाया और बहुत नाम कमाया। जाल मिस्त्री साहब इसमें कैमरामैन थे और इसमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हमने बहुत सारे एक्टर लिए। विश्वजीत साहब अपने ज़माने के बड़े हीरो थे। जाल मिस्त्री साहब कैमरामैन के साथ साथ बहुत बड़े साउंड रिकॉर्डिस्ट को हमने इसमें जोड़ा और जिन्हें आप इंडस्ट्री में आज एक दिनेश चतुर्वेदी जिनके दद्दू के नाम से जानते हैं, वो भी हमारे साथ इसी सीरियल से जुड़े और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सो इट वाज ए वेरी कलेक्टिव एफर्ट कि हमारा जो सीरियल था बहुत ही लोकप्रिय हुआ। अदालत के बाद दोस्तों जो एक सीरियल का निर्माण शुरू हुआ, संसार, घर संसार, कुछ भी हो सकता है, और बहुत सारे सीरियल बनते चले गए। उसी ज़माने में मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, जूबी कोचर ने, जो इन्हीं तमाम सीरियल्स की प्रोड्यूसर भी थी, तो भाई हमें कुछ एक ऐसा काम करना चाहिए कि लोग बाग ये याद रखें कि हमारी कंपनी क्रिएटिव आई ने कुछ नया किया है। तब तक हम लोग जो सीरियल बनाते थे वो एक सोशल्स थे, या आप कह सकते हैं कि पेट्रियाटिक थे, या ये कह सकते हैं कि कुछ क्राइम बेस्ड सीरियल थे, लेकिन हर सीरियल में एक मैसेज था। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए माइथोलॉजिकल सीरियल कॉल्ड ओम नमः शिवाय। तो ये जितने भी सीरियल्स हमारे बने थे, ओम नमः शिवाय ने
अपना एक अलग ही मुकाम बनाया था। उसका कारण 1987 से हमने ओम नमः शिवाय सीरियल की रिसर्च शुरू करी और यकीन मानिए कि 9 साल पूरे 9 साल तक हम उस सीरियल पर रिसर्च करते रहे एंड 1996 के मिडल के बाद जाके, या ये आप कह लीजिए कि 4th क्वार्टर के अंदर जाके वो धारावाहिक आया। अब ओम नमः शिवाय भगवान शिव के जीवन पर आधारित था, माँ पार्वती पर आधारित था और मुझे इस बात की खुशी है कि आज वही सीरियल ओम नमः शिवाय दोबारा कलर्स चैनल पर 18 जून को रात को 9 बजे से शुरू हो रहा है और मुझे यकीन है कि आप लोग उस सीरियल को देखेंगे तो आपकी जो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हैं, जो पुरानी यादें हैं, वो सब ताज़ा हो जाएंगी। वो जनरेशन, आई होप दैट व्हाट आई एम स्पीकिंग आपको सुनाई दे रहा है। शांति भूषण जी, आपने कुछ कहा है कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, कैन यू हियर मी प्लीज़? जस्ट एक्नॉलेज दैट यू आर हियरिंग मी। जो हमारा ये धारावाहिक सीरियल जो है ओम नमः शिवाय, ये जो अभी आप 18 जून से देखेंगे तो उसके लिए मैं कलर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, कलर्स की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने एक ये निश्चय किया, भाई इस सीरियल का दोबारा प्रारंभ होना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के दर्शकों को नहीं बल्कि कलर्स के जितने भी दर्शक विदेशों में हैं उन लोगों को भी इसे सुनने का और देखने का मौका मिलना चाहिए। आई होप यू आर हियरिंग, यू आर लिसनिंग। ओके जी, आप बहुत सारे अब तक नाम मेरे सामने नज़र आ रहे हैं, मैं सबका उनका अभिवादन करता हूँ। संत कुमार श्रेष्ठा हैं, फिर एक रजनी वी सैनी हैं और स्वर्णा हैं, बहुत सारे लोगों के नाम मैं पढ़ रहा हूँ, तो उन सभी को मेरा अभिवादन है और मेरा नमस्कार है। तो आइए आपको नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय धार्मिक धारावाहिक के बाद हमारी कंपनी ने सीरियल को बहुत सारे बनाए, जिनमें हमने कॉमेडी जॉनर्स में भी काम किया, सोशल में भी काम किया। हमने जी टीवी के लिए बेटियां, मायका जैसे धार्मिक सीरीज़ के अलावा भी सीरीज़ बनाए, लेकिन एक ऐसा माइथोलॉजिकल सीरियल जिसका मुझे बहुत ही सुखद अनुभव है और उस सीरियल का नाम है श्री गणेश। श्री गणेश सन 2000 में सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था और जो ये सीरियल सोनी टीवी पर आया उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। ये सीरियल इससे पहले एक दूसरी चैनल पर आने वाला था, लेकिन कहते हैं ना कि शायद भगवान को कुछ या गणेश जी को कुछ और ही मंजूर था, तो अचानक कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि ये सीरियल उस दूसरी चैनल पर ना आकर सोनी चैनल पर आया। सोनी चैनल पर उस ज़माने में मुझे अच्छी तरह से याद है कि कुणाल दास गुप्ता साहब चैनल के सीईओ हुआ करते थे और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई धीरज जी इस सीरियल को बताइए हम किस टाइम पे, प्राइम टाइम पे डालें। तो मैंने कहा देखिए, वैसे तो ब्रॉडकास्टर की अपनी मर्ज़ी होती है कि सीरियल को कहाँ दिखाना है, कौन से टाइम पे डालना है, मगर हाँ, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि इस सीरियल को आप सुबह 9 बजे संडे के रोज़ डाल दीजिए। तो कुणाल जी ने मुझे हंसते हुए कहा कि धीरज जी आप क्या बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा सीरियल उसको हम सुबह संडे 9 बजे डाल दें। तो मेरा इतना ही कहना था कि देखो भाई, कभी कभार ऐसा होता है कि जो सीरियल्स एक अलग टाइम पे आ जाए तो उसकी अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। और यकीन मानिए कि वो सीरियल जब सोनी टीवी पर सुबह 9 बजे आया संडे के रोज़, तो इट क्रिएटेड इट्स ओन माइलस्टोन, इट क्रिएटेड इट्स ओन आइडेंटिटी, अपना एक वकार, अपनी एक पहचान उस सीरियल ने बनाई। मैं चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे जो दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो शायद उनके मन में कुछ प्रश्न भी आ रहे होंगे। मैं शुरू तो आगे करूँगा। अगर आपके प्रश्न हो तो यू कैन जस्ट राइट इट, यू कैन टाइप इट
तो मैं आपके प्रश्नों का भी जवाब साथ साथ देता चला जाऊंगा। तो दोस्तों, श्री गणेश धारावाहिक ने भी अपना एक मुकाम बनाया। उसके बाद तो लोग हमारी कंपनी को, क्रिएटिव आई को लोग कहने लग गए कि साहब आप तो लोग माइथोलॉजिकल किंग्स हैं। तो मैं हंसते हुए कहा करता था कि देखो भाई, कोई माइथोलॉजिकल किंग हम नहीं हैं, हम तो सिर्फ मेहनत करने वाले इंसान हैं। हम तो सिर्फ इतना ही है, हम ये कह सकते हैं कि भाई जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है हम अच्छा काम करते हैं। तो मैंने उस टाइम पे सोनी का मैं बहुत शुक्रगुजार रहा था और कुणाल दास गुप्ता जी का भी बहुत मैं शुक्रगुजार रहा था कि उन्होंने हमें उस टाइम पे एक ऐसा मौका दिया था कि हम अपने धार्मिक धारावाहिक को बहुत ही एक शान आन बान के साथ सोनी टीवी पे चला सकें। तो जैसे मैं कह रहा था कि हम कोई माइथोलॉजिकल किंग नहीं हैं, ये तो देखिए हम लोग क्रिएटर्स हैं, कुछ नया सोचते हैं, कोई नई सोच आती है और हम जो सपने लेते हैं वो सपने हम आंखें बंद करके नहीं लेते दोस्तों, आंखें खुली यानी कि हकीकत को जानते हुए सपने लेते हैं और उन सपनों को हम जो है हकीकत में बदलने का प्रयास करते हैं, वो भी आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो इसके बाद जो धार्मिक सीरियल्स हमने बनाए, जो माइथोलॉजिकल सीरीज़ बनाए, मैं उसके बारे में भी आपको एक ब्रीफली बताना चाहूँगा। मगर उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री गणेश, जिसके बारे में मैंने इतना लंबा जिक्र किया है, उसको आप स्टार प्लस पर, जो कि 2 जून से शुरू हो चुका है, उसे देखना ना भूलिएगा, समझे ना। और आज आप जब इस सीरियल को स्टार प्लस पे देखेंगे तो आपकी पुरानी यादें, आपकी पुरानी बातें, आपकी पुरानी सोच सब के सब सामने आ जाएगी। और इसके साथ साथ स्टार प्लस इसी सीरियल को स्टार प्रवाह में भी ला रहा है। स्टार प्लस पे शाम 6:30 से 7:30 सातों दिन आता है और स्टार प्रवाह पे रात को 8 से 9 बजे आता है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ मैं बहुत सारे कमेंट जो हैं आप लोगों के पढ़ता जा रहा हूँ। संध्या जी हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी, तो टेक्नोलॉजी तो इतनी नहीं थी, तो हम लोग कैसे काम कर लेते थे। तो बात बहुत सिंपल सी है कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन भगवान ने जो हमारा जो दिमाग जो ट्यून कर रखा था, तो दिमाग ही हमारी टेक्नोलॉजी थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब श्री गणेश में हमें पंचमुखी गणेश दिखाने थे, तो पंचमुखी गणेश को दिखाने के लिए ना तो हमारे पास कोई ऐसी पोस्ट प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ थी कि जहाँ पर ग्राफिक्स के द्वारा या एनिमेशन के द्वारा हम कर सकें। तो हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। तो हमारे साथ जो उस वक्त श्री गणेश में समुद्र तुलिका ग्राफिक्स का काम करते थे, उनसे कुछ बातचीत करी, कुछ हमने इंटरनल बातचीत करी। तो बस ऐसा लगा कि हम लाइव कर सकते हैं। टेक्निक तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने ज़रूर जो लाइव कार्य किया उसका रिजल्ट इतना खूबसूरत आपको देखा गया कि पंचमुखी गणेश यानी कि महागणेश वो जो हैं, महागणेश इतनी खूबसूरती से स्क्रीन पर आए, जो मैं हम्बली इतना कहना चाहूँगा कि आज की युग में भी, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल है, उसके बावजूद भी जो है लोग इतना अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। हमने देखिए आपके प्रश्न एक पे एक आते जा रहे हैं, तो मैं प्रश्नों को एक एक करके ही ले सकता हूँ। एक प्रश्न बहुत अच्छा आया है मेरे सामने प्रवीण चंद्र साहब का कि हमारे टीवी के शुरुआती दौर से और आज के दौर में क्या अंतर है। तो भाई मेरे अंतर तो बहुत है, क्योंकि आज की मेकिंग में शायद हम लोग बिगर सेट्स, ग्राफिक्स और एनिमेशन पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब हम काम करते थे तो हम ग्राफिक्स एनिमेशन जो हैं वो शायद इतने अवेलेबल नहीं होते थे, इतने टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती थी। तो हम लोग कंटेंट यानी कि कहानी पे बहुत काम करते थे, रिसर्च पे बहुत काम करते थे। रिसर्च हमारे साथ प्रोफेसर मधुसूदन पाठक एक ऐसे इंसान थे जो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ौदा को बिलोंग करते थे। उनकी और हमारी जो टीम बनी और उसमें हमारे साथ जो दिग्गज लोग जुड़े शुरुआत के दौर में, डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब, मरहूम राही साहब, अभी हमारी अचरण नागर जी जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर दर्शन लाड और विकास कपूर, हमको ऐसे लोग मिल गए
कि उन लोगों ने वेद, उपनिषद, ऋचास, इन ग्रंथों के ऊपर इतना अध्ययन किया कि जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे सीरियल्स में हमारी कहानी जो थी वो एक आत्मा की तरह थी। जैसे कहते हैं ना, कोई आत्मा का अपनी आत्मा को नमन करता है, तो हमने जो कार्य किया अपनी आत्मा के द्वारा, श्री गणेश धार्मिक धारावाहिक को हमने एक आत्मा के रूप में मान लिया था और उसको हम नमन किया करते थे। इसी प्रकार से ओम नमः शिवाय में भी हम किया करते थे। अब देखिए, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई पंचमुखी गणेश जी का आशीर्वाद है, तो बिल्कुल आशीर्वाद है। और कुछ लोग नमस्कार प्रणाम भेज रहे हैं, तो उन सभी को, सोनी शर्मा जी को, अर्पण गुप्ता जी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप लोगों को गुड इवनिंग। और जिन जिन के प्रश्न मैं एक एक करके पढ़ता जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जिस स्पीड में प्रश्न आ रहे हैं उसी स्पीड में आपको मैं जवाब भी देता रहूँ। तो मेरा इतना ही कहना है कि जब आगे की हमारी एक जर्नी शुरू हुई तो उसमें मैं कुछ फ्यू ऑफ द वेरी गुड नेम्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो धार्मिक धारावाहिक में भी हमने निर्माण में जो हमारे बड़े नाम थे, जिसमें जय माँ वैष्णो देवी, जय संतोषी माँ, ओम नमो नारायण और अपना भगवान विष्णु के ऊपर हमारा सीरियल जप तप व्रत। तो ये अनंत इस तरह के माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स क्रिएटिव आई ने क्रिएट किए। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, ये सब प्रश्न का उत्तर मैं कई बार देता हूँ और मुझे हर बार खुशी होती है कि इस प्रश्न को मैं सही ढंग से आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, इसके मूल को, इसके मर्म को। कोई भी आदमी अकेला नहीं काम कर सकते हैं। मेरी उस वक्त जो टीम थी वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, वो सब लोग साथ जुड़े रहते थे। हमारे साथ हमारे स्पेशल एडवाइज़र के रूप में चंद्रकांत गौर साहब थे, जिनको मतलब हिंदुस्तान के बहुत ही अपने फिल्में जो थी, फिल्मों का निर्माण जो था वो मेजर नंबर ऑफ फिल्म्स वाज रादर डायरेक्टेड बाय श्री चंद्रकांत गौर। और इसी प्रकार अपने हमारे प्रोफेसर दर्शन लाल, इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। संध्या जी ने भी एक सवाल पूछा है कि राही मासूम साहब ने श्री गणेश के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, क्या ये प्रश्न पूछ रही हैं? तो हाँ, मैं इतना ही कहूँगा कि राही साहब ने सिर्फ, मैं श्री गणेश के निर्माण की बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ओवरऑल जर्नी के अंदर मेरी जो एक जर्नी रही है एज ए क्रिएटिव पर्सन, उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया। मेरा पहला सीरियल जो था कहाँ गए वो लोग, राही साहब को मैं प्यार से चचा कहता था, तो चचा ने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने मुझको बल्कि ये सिखाया और समझाया कि राइटिंग क्या होती है। और मेरी उनसे कभी कभी बहस भी हो जाती थी, गर्म खून था, तो मैं उनसे कहता था कि चचा ऐसे आप क्या बात करते हो? मैंने डांट के कहते, अहमद तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता, तुम गधे हो, तुमको सीखना चाहिए। बड़े थे, प्यार से कहते थे, उनकी डांट में भी एक आशीर्वाद होता था। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और जब मैं अब प्रेजेंट जर्नी की बात कर रहा हूँ तो उसमें ये कहना चाहूँगा कि इन धार्मिक धारावाहिकों के साथ साथ जब हमारा कारवां आगे बढ़ता चला गया तो सन 2000 तक पहुँचते पहुँचते हमारी जो कंपनी थी क्रिएटिव आई, वो एक क्रिएटिव आई लिमिटेड के रूप में बदल गई। नए लोगों का आना जाना शुरू हुआ। इस सब जर्नी के अंदर जो है मेरा इस तमाम जर्नी के अंदर जो लोग साथ आ रहे थे, कैन यू हियर मी प्लीज? आप मुझे सुन रहे हैं प्रॉपरली? ओके। तो इस जर्नी में मेरे साथ जो लोग आ रहे थे उसमें नए नए लोग भी जुड़ने शुरू हो गए, जो कुछ लोग पहले भी जुड़ चुके थे। जैसे मेरी ही इस टीम के अंदर जो आज मेरे पार्टनर भी हैं, सुनील गुप्ता, माय हेड ऑफ आइडिएशन फिल्म्स एंड टेलीविज़न, संध्या रियाज, वो आ गई। और इसके साथ साथ जो नए लोग आए, जो आज हमारे कमर्शियल हेड हैं, अपने असगर अली शेख, वो आ गए। हमारे प्रोडक्शन हेड हैं राजन, वो लोग आ गए। तो वो तमाम लोग हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता सन 2000-2001 से जुड़ते चले गए और जो आज तक हमारे साथ चल रहे हैं। इन लोगों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वन आफ्टर अनदर हमने अपनी कंपनी में धार्मिक सीरियल ही नहीं बनाए, बल्कि हमने सोशल भी बहुत कुछ बनाए।
और सोशल्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो उसमें हमने कॉमेडी भी बनाई, कुछ अपने फैंटेसी भी बनाई, हमने उसके अंदर अपना सब टीवी के लिए भी काम किया, सोनी के लिए भी हमने काम किया। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी चैनल्स हैं अपना इस वक्त हिंदुस्तान में जो मेजर चैनल्स हैं उन सब के साथ हमने काम किया। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो मेरा दूरदर्शन के साथ रहा कि दूरदर्शन के साथ मैंने जितना काम किया है वो बहुत कम लोगों को वो एक सौभाग्य मिलता है कि वो दूरदर्शन पर इतना काम कर सकें। अब मैं आपको इस जर्नी में ये कहना चाहता हूँ कि कुछ अपनी तरफ से बातें कहना चाहूँगा कि देखिए, समय के साथ साथ हमें बदलना पड़ता है, समय के साथ साथ हमें चलना पड़ता है। समय बदलता गया तो हमारी सोच में भी परिवर्तन आया, सोच हमारी पॉजिटिव और होनी शुरू हुई। हमने फिर वेब सीरीज़ की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि समय ये कहता था कि अगर हम जी चैनल के लिए एक बहुत ही मुद्दा जिस सीरियल का था जिसे हम कहते हैं इश्क सुभान अल्लाह, उसका निर्माण कर रहे हैं, तो हमें जी के जी5 के लिए भी कुछ ऐसे सीरियल का निर्माण करना चाहिए, एक वेब सीरीज़ के रूप में जो अपना एक मकाम बना सके। तो जी5 के लिए हमने एक बहुत ही खूबसूरत सीरियल का निर्माण किया, इश्क आजकल। अब इश्क आजकल ये नहीं कह सकते कि स्पिन ऑफ जी5 के सीरियल का था, लेकिन हाँ कुछ किरदारों की झलक, कुछ किरदार वहाँ से थे, मगर इसकी एक अपनी आइडेंटिटी थी। तो आज का जो यूथ है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस सीरियल का निर्माण किया। इसके 4 सीज़न हुए, सीज़न 1, 2, 3, 4, और चारों सीज़न बहुत ही खूबसूरत चले। तो इसके अंदर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े रहे थे दे ऑल डिड वंडरफुल जॉब। मैं अगर एक एक का नाम लेना शुरू करूँगा तो आई थिंक एक बहुत लंबी फहरिस्त, एक बहुत लंबी लाइन बन जाती है उसकी। लेकिन whosoever was associated in this my first web series, I'm really thankful to all of them also, because their contribution in the web series where we have changed our tracks also and went along with the time was a great achievement for us, and I truly acknowledge that actually. So अभी बहुत सारे सवाल मैंने आपसे बातें करते करते पढ़ना भी शुरू कर दिया है। सीरियल में कुछ हमारे सीरियल नियति के बारे में हैं। कोई साहब ये कह रहे हैं कि हमने नियति में आपका मेकअप किया था, चांद एम शेख साहब। तो चांद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब मुझे याद आ गए, समझे ना। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके प्रश्न बहुत स्पीड में हैं और शायद मेरी बोलने की स्पीड कम होती जा रही है, मगर एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है शंकर मिश्रा साहब ने कि वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस एज ए प्रोडक्शन हाउस, वेयर डू यू फाइंड आवर सेल्स रादर और माई सेल्फ। देखिए, जैसा मैंने अभी कहा वक्त के साथ हमें बदलना पड़ता है, समय के साथ साथ हमें चलना पड़ता है। इस युग में जिसे हम एक नई सेंचुरी का आगाज़ हो चुका हुआ है, अपने आप को कहे कि हम इस 20वीं शताब्दी के अंदर अपने आप को कहाँ देखते हैं। मैं अपने आप को ये मान के चलता हूँ और अपनी कंपनी को ये मान के चलता हूँ और अपने सहयोगियों को ये मान के चलता हूँ कि हम सबकी सोच एक है। जिस प्रकार मैं पहली बार इस शहर मुंबई में आया था, उस वक्त बॉम्बे ही था, अब मुंबई कहते हैं इसे, तो मेरे अंदर जो जोश था, मेरे अंदर जो हिम्मत थी, और वो सन था 1969। तो आज सन 2020 में भी वही जोश है। आज भी मुझे कुछ नया सीखने का, कुछ नया समझने का, कुछ नया काम करने का जो जज्बा है वो मेरे दिल के अंदर है। मैं ये समझता हूँ आई एम ए लर्नर, माई कंपनी इज़ ऑल्सो ए लर्नर, एंड वी विल ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। क्योंकि जिस दिन हम ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, तो शायद हमारी जो तरक्की होती है वहीं रहे। एंड मेरा ये मानना है कि आज के ज़माने में वी हैव टू मूव अलॉन्ग विद द टाइम, नई सोच के साथ, नई समझ के साथ। दोस्तों, प्रश्न बहुत हैं, लेकिन मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपसे कहना चाहूँगा। मेरी जर्नी के बारे में आप एज ए मेकर, एज ए डायरेक्टर, क्रिएटिव आई लिमिटेड,
नमः शिवाय एंटरप्राइजेज जो मेरी पत्नी का बैनर था पहले, और मेरे लोगों के बारे में जैसे मैंने आपका जिक्र किया, सुनील गुप्ता साहब, संध्या रियाज और असगर अली शेख और राजन, और मेरी एक बहुत अच्छी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, बहुत हंसती रहती है दिन भर, स्वर्णा देवलकर। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं आज के करंट सिचुएशन पे आऊँ और करंट बातों पे आऊँ और कोविड-19 पे आऊँ, कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो सन 1969 यानी कि 1969 में बतौर एक्टर के रूप में हुई थी। मेरी पहली फिल्म थी रातों का राजा। आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम दिल्ली, आफ्टर स्टडिंग इन दिल्ली से मैं आ गया था फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में, और वहाँ से निकलने के बाद एक कॉन्टेस्ट हुआ था, फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट, और फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट में मेरे साथ और दो बड़े ही दिग्गज लोग थे। एक तो खैर आज इस दुनिया में नहीं है, श्री राजेश खन्ना जी, और आज एक दूसरे हमारे महान डायरेक्टर जो आज हैं, बहुत बड़े मेकर हैं, श्री सुभाष घाई। ये भी लोग मेरे साथ ही आए थे और हमारी जर्नी जो है मुंबई में इकट्ठे ही शुरू हुई थी। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो दौर 1969 से लेकर 1986, उसके बारे में मैंने आपको बहुत कम बताया है, बट इट वॉज ए ग्रेट जर्नी वेयर आई एन्जॉयड एज ए हीरो, एज ए विलन, मनोज साहब, देवानंद साहब, LV प्रसाद, मोहन कुमार, मरहूम बासु चटर्जी साहब, इन तमाम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था बतौर एक्टर के। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिल में बेचैनी होती है कुछ नया पाने की, कुछ नया सोचने की, और कुछ ज़िंदगी में कर दिखाने की। तो वो एक जो मंसूबे थे, जो मेरे जहन में मंसूबे थे और जो मेरी एक सोच थी, उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता 1986 में ढाला। मैं इंटेंशनली आप लोगों को फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैश बैक एंड फ्लैश फॉरवर्ड और इन सब में लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको मेरे जीवन के बारे में मेरी कुछ वो ख़ास बातें हैं जो मैं शायद बहुत कम बोल पाता हूँ, उसके बारे में आप लोगों को बता सकूँ। तो जब हमारी 1986 से लेकर सन 2002 तक दूरदर्शन के साथ एक हम जर्नी चलती रही और हमारी सभी चैनल के साथ जर्नी चलती रही, तो हमने बहुत काम किया है। वी एज ए फिल्म मेकर, वी एज ए एड फिल्म मेकर, वी एज ए टेलीविज़न फिल्म मेकर, हमने बहुत किया। फिल्में भी बनाई, वक्त के शहजादे, बच्चों की फिल्म आबरा का डाबरा, और ये सब बातें हमने बहुत लोगों को पहले बताई भी हुई हैं, बट वी रियली इन्जॉयड इट ऑल्सो। तो मैं इन सब बातों से अभी ना प्रेजेंट टाइम में आ जाता हूँ, आज जिसे हम कहते हैं कोविड-19। देखिए, आज कोविड-19 को लेकर हम सभी परेशान हैं। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पिछले ऑलमोस्ट 2.5 से पौने 3 महीने का जो समय गुजरा है, हम लोगों के लिए बहुत ही एक टफ़ टाइम गुजरा है। इसके अंदर हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ के ही काम करते रहे हैं और अपने काम को संभालने की हमने कोशिश की है। तो इतना ही कहूँगा कि इस दौर से भी हम निकल आएंगे। कोविड-19 इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमें ये मान के चलना पड़ेगा, अगर हमारे दिल में जज्बा है तो हम वापस अपने काम को उसी तरह से शुरू कर पाएंगे जैसे हम पहले करते थे। कोविड-19 में हमारे वर्कर्स, हमारे बहुत सारे दूसरे भाइयों ने बहुत कुछ तकलीफ़ें सही हैं, तो जो भी हम योगदान कर सकते थे अपनी तरफ से, एक वॉट एवर इज़ आवर कैपेसिटी, वो हमने किया ही है, और जहाँ भी कर सकते थे। सो मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति के अंदर आप लोगों को अपनी मनस्थिति को जो है बहुत आराम से रखना चाहिए। अपना समय जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ गुजारना चाहिए। अपने घर वालों के साथ और अपने काम वालों के साथ भी पॉजिटिव थिंकिंग से रहना चाहिए। टुडे आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस। आज हमने क्रिएटिव आई लिमिटेड का ऑफिस 2 दिन पहले खोला है, बट विद ऑल द प्रिकॉशंस, जिसे कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसे हम कहते हैं कि सैनिटाइजिंग है, जिसे हम कहते हैं कि मास्क का प्रयोग करना है, उन सब चीज़ों का प्रयोग आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन है, जी है तो जहान है। इन सब बातों का ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा। सो कोविड-19 से आज नहीं तो कल बाहर निकलेंगे, शूटिंगें दोबारा शुरू होंगी। कुछ प्रश्न मेरे सामने कि हम कोरोना में हम शूटिंग कैसे करेंगे, ये प्रश्न अनुज कुमार द्विवेदी साहब ने भी पूछा है और इस प्रश्न को उन्होंने रिपीट भी किया है। तो देखिए,
मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी जो ट्रेड बॉडीज़ हैं, हमारी तमाम ट्रेड बॉडीज़ इस बात पर विचार विमर्श कर रही हैं कि हमें कब और कैसे शूटिंग करनी चाहिए। ऑल्दो दे हैव इशूड द गाइडलाइंस, उनकी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, लेकिन उन गाइडलाइंस को अपना एक कार्यान्वित करने के लिए, प्रैक्टिकल रूप देने के लिए हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने और हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर, उन्होंने परमिशंस तो दे दी हैं, बट एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोगों की अभी भी बैठेंगे और बातें चल रही हैं। क्योंकि देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि आज हम शूटिंग शुरू कर दें। भले हम जो शूटिंग करेंगे भी तो ऑल प्रिकॉशंस, ऑल नॉर्म्स टू बी फॉलोड उसके साथ ही करेंगे, मगर एक बार शूटिंग शुरू करने के बाद हम लोग वापस नहीं आ सकते हैं। यानी कि अगर एक बार शूटिंग शुरू होती है तो हमारे सीरीज़ कंटिन्यूस बनने चाहिए, और कंटिन्यूस बनने के बाद ब्रॉडकास्टर जो हैं उनको दिखाना चाहिए। ये तमाम बातें आ जाती हैं। तो अनुज कुमार द्विवेदी जी, शूटिंग जो शुरू होंगी वो विद ऑल प्रिकॉशंस होंगी। बिना प्रिकॉशन के हम कोई काम नहीं करेंगे। भले हम शूटिंग शुरू करने में आज जल्दबाजी ना करें, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और लें, समझे ना। तो वो हम एक बार शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों के मनोरंजन के लिए फिर कंटिन्यूसली जो भी काम हम कर रहे हैं बहुत जल्दी लेकर आएंगे। मैं आपको अपनी भावी योजना में जो करना के दौरान भी हमने उन बातों पर काम किया था, और आगे जो करने जा रहे हैं, तो कह सकते हो हम एक ऐसा सील बना रहे हैं जो बच्चों के लिए है। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चों के लिए सील बनाने जा रहे हैं तो हमें बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी। आज 65 साल की उम्र के से ऊपर और 10 से 11 साल के बच्चे जो है वो लोग अपना शूटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ये गाइडलाइन में है। तो कुछ थोड़ा समय जाने दीजिए, तो हम जाहिर सी बात है स्लोली एंड स्लोली वी विल सीप इन, जैसे कहते हैं ना, एक कार्य को आहिस्ता से शुरू करेंगे और उसके बाद हम एक फुल स्केल में काम को शुरू करेंगे, जब हमारा हिंदुस्तान और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माफ़ी चाहता हूँ, श्री अमित शाह जी और बाकी के तमाम उनके कैबिनेट कलीग जो हैं हमारे को रोज़ हौसला बढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, समझे ना। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, खुदा भी, भगवान भी उनकी मेहनत करता है, हेल्प करता है, जो अपने आप में अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं। और अब आपने एक सवाल पूछा है मिश्रा जी ने, शंकर मिश्रा जी, कि भाई मेरे जो ये 3 किरदार हैं जिसमें एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? तो मेरे भाई सच बात तो ये है, एक्टर इज़ ऑलवेज एन एक्टर। जितने साल मैं एक्टर रहा और अभी भी मैं कभी कभार कर ही लेता हूँ, तो मैं एक्टर तो कहते हैं ना, बंदर गुलाटी खाना नहीं भूलता है, उस तरह से एक्टर एक्टिंग कभी नहीं भूलता है। आई रियली इन्जॉय द वर्क एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, बट एट द सेम टाइम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के जो किरदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। दे इक्वली हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंस। आपका एक सवाल फिर आ गया है द्विवेदी जी कि भाई बिग हाउस और स्मॉल हाउस दोनों करणों में शूटिंग कैसे करेंगे? सवाल बिग हाउस और स्मॉल हाउस का नहीं है, वो तो बिग हों या स्मॉल हों, तो साहब शूटिंग करने के लिए तो गाइडलाइन सबके लिए एक ही जैसी बनेगी और सभी एक ही जैसी गाइडलाइन में काम करेंगे। हमारे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम बम्बई शहर छोड़कर, ख़ास तौर से जो टीवी वाले हैं, बाहर चले जाएं और बाहर जाके कहीं विदेशों में शूटिंग शुरू कर दें, क्योंकि आवर प्लानिंग, आवर शूटिंग प्रोसेस इज़ नॉट ऑफ दैट लाइक फिल्म्स, कि आप फिल्म के लिए 2 महीने के लिए बाहर चले गए, फिल्म को दी एंड लगा के आप वापस आ गए। सो हमको यहीं रह के, मुंबई में रह के, महाराष्ट्र में रह के ही काम करना है। हाँ, ज़्यादा कदा आउटडोर के लिए हम कहीं जा सकते हैं, जयपुर हो सकता है या दिल्ली हो सकता है, दैट्स ऑल। बट ऑफ कोर्स द प्रोसेस विल रिमेन द सेम, द गाइडलाइन विल रिमेन द सेम even while we are going to shoot in this process of after COVID-19 or maybe in the month of June end, तो प्रोसेस हमारा सेम ही रहने वाला है। तो दोस्तों ज़रा हम जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, प्रश्नों का सिलसिला तो आपका चलता ही रहेगा। हमारी भावी योजनाओं में क्या है? हमारी भावी योजनाएं जो क्रिएटिव आई लिमिटेड की हैं, जो मेरे सहयोगियों की हैं, हमारी योजनाएं यही हैं कि हम जिस प्रकार आज तक इम्पॉर्टेंट मुद्दों को लेकर, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को लेकर आपके लिए सीरीज़ बनाते रहे हैं,
वो तो हम बराबर बनाते ही रहेंगे। डेफिनेटली जो हमारी जर्नी रही है जिसमें हमने 14,000 घंटे बनाए हैं, उस प्रकार के ही तमाम मुद्दों पर जो सोशली रेलेवेंट हैं, जो हमारे समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेके बनाएंगे। और साथ साथ हम वेब सीरीज़ भी बनाएंगे। और वेब सीरीज़ में हम जो आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है उनके उन तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन वो मुद्दे भी ऐसे होंगे कि जैसा उसका भी कुछ समाज से कुछ लेना देना होगा। सिर्फ वो मुद्दे नहीं ले जाएंगे जिससे हम कह सकते हैं कि भाई टोटली फिक्शनल, जिसका कोई हमारे समाज में कोई महत्व नहीं है या हम उनसे कुछ सीख ही नहीं सकते। ऑल्दो वी आर नॉट ए प्रीचर, वी आर ए एंटरटेनमेंट कंपनी, बट हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एज ए रिस्पॉन्सिबल मेकर इस समाज के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व है। मैं 2 लाइनों में बात कहना चाहूँगा। कहते हैं कि वक्त बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो इंसान बदलता है, समाज इंसान का जिम्मेदार है और इंसान समाज का। तो एज ए मेकर वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी, हम इसी समाज में रहते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा उत्तरदायित्व जो है वो बहुत गहरा बन जाता है। और हमारी कोशिश ये होती है जैसे हम निभाते आए हैं और आगे भी हम उसी प्रकार से निभाते रहेंगे। राकेश दुबे जी ने एक प्रश्न किया है कि छोटे बजट वाले लोग गाइडलाइन फॉलो कर पाएंगे। देखिए राकेश जी, आप क्योंकि मेरे से जुड़े हुए हैं और आप इस इंडस्ट्री को भी अच्छी तरह से समझते हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि सवाल छोटे बजट वाले इसको फॉलो कर पाएंगे या नहीं, फॉलो तो हर एक को करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें इस इंडस्ट्री में रह के गाइडलाइंस को अगर हम इग्नोर करेंगे तो शायद वो फिल्म मेकर्स के लिए, टेलीविजन मेकर्स के लिए जो भी बना रहे हैं उनके लिए भी एक मुश्किलात का कारण बन सकती है। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि करना तो उनको भी पड़ेगा, भले ही किस तरह से भी करें, मिलजुल के करें, थोड़े स्टाफ स्ट्रेंथ को कम करके करें, वर्कर्स की स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करके करें, या वर्कर्स को आज मंडे को जिनको बुलाया ट्यूसडे को दूसरे वर्कर्स को बुला के करें। तो ये कुछ ना कुछ एक हल ऐसा ही निकलेगा और उसी को लेके ही दुबे जी हमें काम करना पड़ेगा। संध्या जी का सवाल है कि आप हमें कुछ फिल्मों के बारे में बताइए। आपने तो मनोज कुमार साहब के साथ बहुत काम किया है। जी हाँ संध्या जी, मनोज साहब के साथ हमने बहुत काम किया है। मनोज साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं। उनकी जो फिल्में हैं, मैंने रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें मनोज जी, अपना अमिताभ साहब, शशि कपूर जी, जीनत अमान, बहुत दिग्गज कलाकार थे। मुझे सौभाग्य मिला था उस फिल्म में काम करने का, मनोज जी के भाई का। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग मनोज कुमार साहब बहुत ही बढ़िया इंसान हैं, और एज ए मेकर, एज ए डायरेक्टर तो पूरा हिंदुस्तान का पूरा विश्व जानता है कि ही इज़ ए ग्रेट मेकर। एंड उनके साथ मैंने उनकी कुछ और फिल्में भी की हैं, जैसे क्रांति और शिरडी के साईं बाबा। आई रियली इंजॉयड वर्किंग इन दैट फिल्म, और उस फिल्म में मेरा तात्या का किरदार था। एंड देयर आई ट्रूली इंजॉयड, बिकॉज वो फिल्म इतने भक्ति भाव से मनोज साहब बना रहे थे कि हम जितने भी किरदार थे सब के सब पूरे ही भक्ति भाव में, भक्ति में हो चुके थे। और सुधीर दलवी साहब, जिन्होंने तो खैर बाबा का किरदार निभाया था, ही बिकेम ए लीजेंड आफ्टर दैट फिल्म। और सभी सुधीर दलवी साहब से जब भी मिलते थे तो प्रणाम करके बाबा के रूप में ही उनका आशीर्वाद लेते थे। फ्रेंड्स, आई थिंक माई बैटरी इज़ रनिंग लो, सो वी हैव टू maybe continue for some time till the battery of this mobile phone works. आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आप कुछ हमें भाग्यवान कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि साहब आप बहुत लकी हैं। तो सब देखिए, भाग्यवान तो हर इंसान है, हम तो एक उस भगवान के निमित्त मात्र हैं और उस भगवान के आशीर्वाद से, उसकी कृपा से अपना कर्म करने की कोशिश करते हैं, और उस कर्म को करने में ही जो हमें जो फल की प्राप्ति होती है वो मैं समझता हूँ हमारे लिए एक सबसे बड़ा आनंद है, और उसी की वजह से हम अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। मैं इतना कहता हूँ कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ गॉट द स्ट्रेंथ टू अचीव थिंग्स इन लाइफ। हर इंसान में वो एक मादा है, क्षमता है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहे, कुछ पाना चाहे, वो पा सकता है, मगर उसके लिए आपकी लगन होनी चाहिए, आपके जीवन के अंदर
कठिनाइयाँ आएंगी, आपके जीवन के अंदर मुश्किलात आएंगी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उन मुश्किलात से हार जाएंगे। बहुत स्ट्रगल किया मैंने। अगर मैंने अपनी स्ट्रगल के बारे में आप लोगों को बताना शुरू कर दिया ना तो बहुत लंबे किस्से बताने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि जो कुछ प्रश्न आ रहे हैं जो इससे ही रिलेटेड हैं, तो मैं इतना ही ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा मेरा किस्सा मेरी स्ट्रगल का सुन लीजिए। हो सकता है कि शायद मैं आप लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ। ये सन 1968-69 का समय था जब मेरी पहली फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई थी, जिसका नाम था रातों का राजा। मैं उस ज़माने में बायकला में रहता था। हमारे फादर साहब के एक मित्र थे, एक मुस्लिम फैमिली थी, मैं उनके यहाँ रहता था। उनके यहाँ पर एक नियम था कि रात के 10 बजे के बाद कोई आएगा तो वो खाना नहीं खा सकता था, फिर उसको बाहर ही खाना पड़ता था। बम्बई में बारिश का वक्त था। मैं बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर उतरा तो मेरी जेब में सिर्फ मात्र ₹1 और कुछ पैसे थे। अब मैंने सोचा कि भाई यहाँ से अगर मैं ऑटो पकड़ के बायकला जाऊँगा तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। समय 10 का होता चला जा रहा है तो खाना कैसे खाऊँगा। तो भीगती बारिश में पूरा ड्रेंच हो चुका था और जहाँ स्ट्रगल करने गया था वहाँ से भी थका मांदा लौट रहा था। पहुँचा तो बारिश की वजह से तमाम रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, सब के सब दुकानें बंद हो चुकी थी। मैंने देखा एक छोटी सी एक झोंपड़ी सी है जिसमें एक लालटेन जल रही है। दोस्तों, मैं उस छोटी सी झोंपड़ी, मतलब जो बारिश के दिनों में टाट की आज झोंपड़ी सी बनाते हैं सड़क के किनारे, जो मज़दूर बनाते हैं, मैं वहाँ चला गया। देखा एक मज़दूर जो है खाना बना रहा था। मेरे को देख के पहले तो वो चौंक गया। मैं कहा भाई चौंक नहीं। तो उसने बोला हीरो तू मेरी तो मैं कपड़े शर्ट देख के उसने कहा भीगा हुआ है यंगस्टर, तो कहा मेरे यहाँ क्या कर रहा है। मैं कहा यार बहुत भूख लगी है। तो मुस्कुरा पड़ा। उसने जो रोटी बनाई थी और शायद आलू की सब्ज़ी थी जो मुझे आज तक याद है, उसने मुझे दी। वो मैंने खाया और उसके बाद मैंने मोबाइल की बैटरी चली गई। तो टेक्नोलॉजी की अच्छाइयाँ भी हैं, टेक्नोलॉजी की बुराइयाँ भी हैं। मैं अपने दोस्तों को बता दूं जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे एक विनोद सैनी साहब मेरठ से बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं भी किस्सा सुना रहा था कि मेरे स्ट्रगलिंग दौर का, कि जब मैं बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन से जब मैं उतरा और तब भयंकर बारिश हो रही थी, तो इस भयंकर बारिश में मैंने सोचा कि भाई जेब में तो ₹1 कुछ पैसे ही हैं, तो या तो मैं अभी ऑटो पकड़ के अपने घर चला जाऊँ और या मैं चला जाऊँ पैदल और जाके उस जगह पर पहुँचूँ जहाँ मैं रहता हूँ, उनके साथ बैठकर मैं अपना खाना खा लूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो भयंकर बारिश के कारण तमाम रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे और जिस घर में मैं एक मेहमान के रूप में रहता था वो भी 10 बजे के बाद यहाँ भी खाने का हिसाब किताब बंद हो जाता था। तो अचानक मैंने देखा कि सामने ना एक सड़क के किनारे एक छोटी सी जैसे टाट की एक झोंपड़ी सी बनी होती है, वो टाट की झोंपड़ी सी बनी थी। मैं उसके अंदर चला गया और उसके अंदर जाके मैंने देखा कि एक मजदूर जो है अपने छोटी सी अपना सिगड़ी यानी ये अंगीठी जलाकर खाना बना रहा था। और मुझे आज तक याद है कि आलू की सब्जी थी और कुछ उसने चपातियाँ बनाई हुई थी। तो वो पहले को मेरे को देख के चौंक गया कि ये कि हीरो टाइप यंग सा लड़का है और पूरा बारिश में भीगा हुआ है, ये कहाँ से आ रहा है। तो मैंने उसको देख के कहा कि भाई, वो समझ गया, भाई कहने के साथ ही समझ गया कि लगता है कि हीरो साहब ने कुछ खाया हुआ नहीं है। उस इंसान ने मुझे वो आलू की सब्जी और जो रोटियां दी खाने के, 2 या 3 रोटियां थी, उसने मुझे शायद 5-6 रोटियां ही कुल थी उसके पास। उसका टेस्ट मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। तो कहते हैं ना कि जब इंसान की भूख जो है उसके सामने आ जाए और जो उसको मिलता है वो उसको अपना नसीब मानकर खा लेता है। तो ये मेरे स्ट्रगलिंग दौर का एक छोटा सा किस्सा था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। बिना संघर्ष किए हुए जीवन के अंदर आपको मैं बता सकता हूँ कभी कुछ नहीं होता है। संघर्ष जो होता है इंसान को करना पड़ता है। संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है और इस सीढ़ी पर अगर आपको चढ़ना है तो एकाग्रचित होकर आपको 100% देना है। आपको जो भी आता है, जो भी आप में ताकत है, जो भी आप में कुव्वत है, वो आपने डाल देनी है। तो संघर्ष की बहुत सारी कहानियां हैं, उनके अगर मैं जिक्र करता चला जाऊंगा तो इट्स नेवर एंडिंग। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो, जैसे विनोद सैनी साहब को मैं देख रहा हूँ और भी 1-2 नाम मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जब तक आप प्रश्न पूछते हैं तो मैं आपको एक देवानंद साहब का एक किस्सा सुनाता हूँ। देवानंद साहब के साथ भी मैंने बहुत फिल्में की हैं।
हीरा पन्ना, देवानंद राखी, जीनत अमान एंड माई सेल्फ, डार्लिंग डार्लिंग, उसमें भी देवानंद जीनत अमान थे और मेरा बहुत बहुत अहम किरदार था उसके अंदर। देव साहब में जोश बहुत था और इतना ज़बरदस्त जोश था कि हम जैसे लोग भी उनके जोश के सामने एकदम पस्त हो जाते थे। मतलब जो उनकी एनर्जी लेवल था, जो उनकी ऊर्जा शक्ति थी, इट वॉज समथिंग ग्रेट एंड फैंटेस्टिक एक्चुअली। तो साहब हम लोग बेंगलोर में कोलार एक जगह है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे। तो लंच टाइम होता था तो देव साहब बोलते पहाड़ पे शूटिंग चल रही थी, कम ऑन बॉयज लेट्स कम अलोंग विद मी, लेट्स गो डाउन। देव साहब हमको खाना खाने के लिए नीचे जाना है तो शूटिंग करने के लिए ऊपर आना है। तो सो व्हाट धीरज, कम ऑन जीनी बेबी। तो जीनी बेबी भी चले गई और देव साहब भी चले गए, लेकिन मैं और मेरे जो बाकी के साथी थे हम कहते थे बेहतर है कि यहीं ऊपर ही बैठ के खाना खा लो, वरना नीचे जाने में और ऊपर आने में जो दम निकल जाएगा ना, तो शाम को जब होटल पहुंचेंगे तब तक पस्त होकर गिर जाएंगे। बट देवानंद साहब एन अमेजिंग मैन विद अ ट्रेमेंडस एनर्जी, ट्रेमेंडस विल पावर एंड बहुत ही अच्छे उम्दा इंसान। मैं समझता हूँ कि फिल्म मेकर तो खैर वो अपनी जगह अच्छे थे और बहुत ही अच्छी फिल्में उन्होंने हिंदुस्तान के दर्शकों को दी, विदेशी दर्शकों को दी, विदेश में रहने वाले लोगों को दी। बट एज ए ह्यूमन बीइंग ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस तरह के जो मेरे जीवन के किस्से हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा बासु चटर्जी साहब, जिनकी फिल्में 70 के दशक में, 80 के दशक में बहुत पॉपुलर रही, उनकी डेथ हो गई। हालांकि भगवान ने उनको लंबी उम्र दी और वो कुछ 95 और 96 में समझ सकता हूँ कि उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ। तो उनका भी मेरे करियर में एज एन एक्टर एक अच्छा खासा योगदान रहा। एक हमारी फिल्म आई थी स्वामी, जिसे हेमा मालिनी की मदर मिसेज चक्रवर्ती, मिसेज जया चक्रवर्ती जी थी, उन्होंने बनाया था। और उस फिल्म में जब मैं शूटिंग करने के लिए पहले दिन सेट पर गया तो बासुदा की बड़ी टिपिकल सी हैबिट थी, एक आदत थी। वो अपना रुमाल लेकर ना दांतों के नीचे रखते थे और रुमाल को चबाते रहते थे। तो मैं गया तो मैं जाके कहा कि दादा प्रणाम। अच्छा, खुश रहो। भाई सुना है धीरज तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो? तो मैंने हंसते हाँ जी दादा, हाँ लेकिन मेरी फिल्म में एक्टिंग मत करना। तो उनका कहने का मतलब ये था, उस महान इंसान के कहने का मतलब ये था कि धीरज कुमार, ट्राई टू बी एब्सोल्युटली नेचुरल ऑन स्क्रीन, डोंट ट्राई टू एक्ट ऑन स्क्रीन। अगर तुम स्क्रीन पे एक्टिंग करोगे ना तो तुम कभी अच्छे एक्टर नहीं बन पाओगे। तो मतलब उनका ये कहना था अगर एक अच्छे एक्टर बनना है, लाइक संजीव कुमार साहब, लाइक इरफान खान साहब, तो मतलब वो तो बहुत बाद में आए। तो बी नेचुरल, नेवर ट्राई टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो ऐसे जो अनुभव हमें मिलते रहे, दैट वाज रियली रिमार्केबल थिंग्स एक्चुअली। सो मैं अब आखिर में, बिफोर आई कंक्लूड, मैं दोबारा अपनी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड पे आ जाना चाहता हूँ सन 2020, जब हम यानी कि बहुत कुछ कर रहे हैं। और भावी योजनाओं के बारे में बहुत छोटा सा दोबारा बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एक बहुत बड़े माइथोलॉजिकल सीरियल पे भी काम कर रहे हैं। और ये माइथोलॉजिकल सीरियल इस प्रकार का होगा कि जो हिंदुस्तान के दर्शकों ने आज तक नहीं देखा होगा। मैं अभी आपके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट माइथोलॉजिकल सीरियल एवर प्रोड्यूस इन दिस कंट्री। एंड इस सीरियल की खासियत ये होगी कि भव्यता तो आप देखेंगे सो देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट तो देखेंगे सो देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो रिसर्च चल रहा है, जो इसकी कहानी है, जो उसकी आत्मा जिसमें कहता हूँ, वो इस कदर आपको प्रभावित करेगी तो आप वाकई कहेंगे कि क्रिएटिव आई लिमिटेड ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छे और उम्दा सीरियल का निर्माण किया है। अंत में दोस्तों, मैं एक शेर के द्वारा आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जिंदगी में कुछ पाने के लिए क्या करना है आपको? उस शेर में कुछ इस तरह से अंदाजे बयां है उसका, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, कुछ पाने के लिए दिल में
जुनून चाहिए, आएगा आसमां भी जमीन पे, बस इरादों में फतेह की गूंज चाहिए। तो दोस्तों, फ्रॉम दिस यंग मैन धीरज कुमार, मैं इस शेर के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा और इतना कहूँगा कि ऑब्वियसली दोबारा आपसे फिर मुलाकात करने का एक मौका मिलेगा तो कुछ दिल की बातें कहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धीरज कुमार को, क्रिएटिव आई लिमिटेड के सभी सहयोगियों, मेरे पार्टनर सुनील गुप्ता को, संध्या रियाज मेरी क्रिएटिव हेड फिल्म एंड एडिशन को, असगर अली शेख कमर्शियल हेड को, राजन साहब को, मेरी प्यारी सी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी सोना देलकर को, और मेरी पत्नी जो मेरी स्ट्रेंथ हैं जूबी कोचर को, प्लीज गिव अस योर ब्लेसिंग्स, प्लीज गिव अस योर ब्लेसिंग्स एज एवर, एंड होप टू सी यू सून। बाय बाय।